हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पोम रेन ऑन द रूफ। इस पोम को लिखा है कोएट स्किनर ने। ये एक अमेरिकन पोएट हैं और ये पोएट होने के साथ साथ पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब ये कहीं घूमने गए होंगे और वहाँ एक कॉटेज में ये शाम को ये रुके थे और बारिश होनी शुरू हो गई थी। तो जब बारिश होनी शुरू हो गई तो उसकी सुंदरता, उसकी खासियत से इनको बहुत सारी चीज़ें याद आई और उसी से प्रभावित होकर या फिर उससे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये कविता लिखी। तो आइए सबसे पहले हम लोग कविता को समझेंगे सारे स्टेंजा के अकॉर्डिंग उसकी समरी करेंगे। उसके बाद हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये कविता बेसिकली नेचर लवर्स के लिए बहुत अच्छी कविता है, अगर आप नेचर लवर्स हैं तो। और बेसिकली ये कविता उस पैटर्न से लिखी गई है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर और विलियम्स वर्ड्सवर्थ की कविताएं होती हैं नेचर से रिलेटेड। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। ओके। तो पहला स्टेंजा को आप लोग देख लीजिए। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. कवि कवि जो हैं ये कह रहे हैं कि ह्यूमिड शैडो किसको कहा जा रहा है। ये ह्यूमिड शैडो जो है ये बादल को कहा जा रहा है। ओके। तो ह्यूमिड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बादल नमी से भरे होते हैं, पानी होता है, और शैडो क्योंकि वो काले होते हैं। तो काले बादल को यहाँ कहा जा रहा है, यानी काले बादल हैं। और होवर का मतलब होता है घूमना। तो कह रहे कि व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, जब भी काले बादल आकाश में उमड़ घुमड़ करने लगते हैं, घूमते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स। स्टारी स्फेयर्स का मतलब तारों से भरा पूरा आकाश है। याद रखिए, इसका मतलब कि ये रात का समय है। दिन का समय होता तो वो ब्लू स्फेयर्स कहते हैं, लेकिन तो स्टारी स्फेयर कह रहे हैं। तो रात का समय है और ये काले बादल जो हैं पूरा होवर कर रहे हैं। एंड द मिलांकली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, और जो अंधेरा है, जो रात है, वो बहुत उदासपूर्ण है। और जो दुखी अंधेरा है, जो दुखी रात है, जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स। जेंटली का मतलब बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है, जेंटल वे में बारिश हो रही है। एंड द मिलांकली डार्कनेस, और दुखी रात जो है वो रोना शुरू करती है। यानी यहाँ पे बारिश कहीं होने को वो रोने से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, सुकून। उनको कितना सुकून मिला, वो कह रहे व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कितना सुकून मिला मुझे तकिए में अपना सर रख के सोने में। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, मैं कहाँ सो रहे हैं ये? कॉटेज चैम्बर के बेड पर जब मैं तकिए में सर लगा के सो रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। क्यों, क्या अच्छा लग रहा है? एंड लाई लिसनिंग टू दी पैटर ऑफ दिस सॉफ्ट रेन ओवरहेड, मेरे सर के ऊपर ये जो पैटर, बारिश की जो आवाज़ आ रही है पैटर की, वो सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, कितनी खुशी मिल रही है। ओके। आइए अब दूसरा स्टेंजा देखा जाए। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, कह रहे कि हर एक टिंकल, बारिश का जो रिंगिंग साउंड होता है, तो जब भी वो सिंगल पे जो छत होता है, छप्पर, यहाँ पर मैं आपको दिखला दूँ सिंगल का फोटो, ये देखिए, ये सिंगल के फोटो है। ये टाइल्स लगे होते हैं छत के। भारत में आपको कम मिलेंगे, आप जाओगे कश्मीर वगैरह तो वहाँ मिलेंगे, विदेशों में ये बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो ये शिंगल का फोटोज़ है। ये जो टाइल्स लगे हैं ऊपर छतों पे, इसको शिंगल बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब भी शिंगल पे जो एवरी टिंकल ऑफ द रेन, जब भी रेन का एक पार्ट जब टिंकल आ रहा है शिंगल के ऊपर, हैज़ एन एको इन द हार्ट, और उससे क्या हो जाता है, दिल में एक एको आ जाता है। एको का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं उसको, साउंड जो वापस आती है ना, रिपीटेड साउंड। जैसे आप पहाड़ों पे जाएंगे और अपना नाम बोलेंगे तो वो नाम कैसे एको करके वापस आता है। तो इसको पहले पढ़ ले। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट। तो जब भी सिंगल पे एक भी बूंद आ रहा है तो मेरे दिल में एक एको साउंड पैदा हो रहा है, मेरा दिल बाग बाग हो जा रहा है, भर जा रहा है, आह्लादित हो जा रहा है। और उसी वक्त इस घटना के वजह से मेरे दिल में या मेरे मन में बहुत सारे ड्रीमी फैंसीज, ख्यालात आ जा रहे हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी फैंटेसीज, यादें, ख्यालात, कई सारी कल्पनाएं जो हैं स्टार्ट होना शुरू हो जा रही हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ये मेरे भीतर जो है वो स्टार्ट होने शुरू हो जाती हैं। एंड 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof.
और कहते हैं कि फिर ये सिर्फ याद ही नहीं, सिर्फ बातें ही और फैंटेसीज ही नहीं याद आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एंड 1000 रिकलेक्शंस। रिकलेक्शंस का मतलब पुरानी यादें, तो हजारों पुरानी यादें भी क्या हो रही हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ। वुफ का मतलब होता है एक पैटर्न, जैसे कपड़ा जिस तरह से बुना जाता है ना, तो उस पैटर्न को, ये पैटर्न देखो इस तरह का पैटर्न बना होता है वुफ में, ठीक है। ये एक और देखो, ये कैसे एक एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये दो पैटर्न से चीज़ों को, कि उसको वुफ कहा जाता है, चीज़ों को बुना जाता है। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों हजारों यादें आ जा रही हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ। वो इस तरह के वुफ में वो एयर थ्रेड्स, अब ये एयर का तो कोई थ्रेड नहीं होता, तो एयर थ्रेड में कल्पनाओं का एक तंतु, कल्पनाओं के धागों से ये बुना जा रहा है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और जब मैं रूफ के ऊपर पैटर साउंड सुन रहा हूँ तब ये सारे ख्यालात आ रहे हैं, हजारों रिकलेक्शंस आ रहे हैं, यादें आ रही हैं, हजारों बातें, फैंटेसी बातें मेरे दिल में पैदा हो रही हैं और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ये पूरे स्टेंजा का ये मतलब हुआ। आइए थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब ये सारी यादें और ख्यालात और रिकलेक्शंस में जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो याद आ रहा है, कौन इनको याद आ रहा है, इनकी माँ इनको याद आ रही हैं। एज शी यूज इन ईयर्स अगॉन, और कई साल पहले वो क्या करती थी, तो उसके बारे में बात हो रही है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। एर का मतलब होता है बिफोर, पहले। तो पहले वो क्या होता था कि वो शाम से लेकर सुबह तक बारिश वारिश होती थी तो इनको अपने गोद में लेके बैठती होंगी, लोरी सुनाती होंगी, कहानियाँ सुनाती होंगी, तो वो सारा का सारा प्यार इनकी माँ का। एंड ही इज़ द डार्लिंग ड्रीमर्स, ठीक है। यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स किसको, इनको बोला जा रहा है, क्योंकि ये तो अपनी माँ के डार्लिंग ही है ना, डार्लिंग मतलब बहुत प्रिय, तो डार्लिंग ड्रीमर्स ही हैं। तो उस वक्त भी ये सपने देखते थे अपनी माँ के गोद में, तो ये भी जब भी माँ के गोद में होते थे, माँ इनको सहलाती, लोरी सुनाती, स्टोरी सुनाती, और ये भी कई तरह की हजारों सपनों में लीन हो जाते थे। तो जैसे बचपन में ये अपनी माँ के साथ जब बारिश के टाइम में अब कई सारे सपनों में लीन हो जाते थे, अभी फिर से ये सपनों में लीन हो जाते हैं, इसलिए इनकी माँ इनको याद आ रही हैं बहुत स्ट्रांगली। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन। लिस्ट को लिसन पढ़ेंगे यहाँ पे, लिस्ट से ही लिसन से ही ये वर्ड बना है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन। और क्या हो रहा है कि देखो मैं उनके प्यार भरे जो नज़र है, जो जैसे वो मुझे बिल्कुल फॉन्ड ऑफ होके देखती थी, वो बहुत प्रेम से देखती थी, वात्सल्य भाव से प्रेम से देखती थी। तो ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और जब मैं इस रिफ्रेन को सुन रहा हूँ, यहाँ पे रिफ्रेन बोला जाएगा बारिश के द्वारा जो पैटर्न वाइज द सॉन्ग ऑफ द रेन। यहाँ पे रिफ्रेन का मतलब क्या होगा, सॉन्ग ऑफ द रेन, बहुत सिंपल वर्ड में। तो मैं जब भी इस रिफ्रेन को सुन रहा हूँ, ये जो बारिश का सॉन्ग संगीत बज रहा है, कहाँ बज रहा है, शिंगल, वो जो छप्पर है ऊपर टाइल्स के बने हैं, तो शिंगल के ऊपर जब भी बारिश हो रही है तो उसका जो संगीत बज रहा है, उस संगीत को सुनकर, उस रिफ्रेन को सुनकर मुझे अपनी माँ का देखना याद आ रहा है कि माँ मुझे कितने प्यार से देखती थी, यानी वो बहुत सुकून मिल रहा है इनको। ही इज़ नाउ फीलिंग हील्ड। Fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingle, जो कि सिंगल के ऊपर बारिश हो रही है by the patter of the rain, और ये जो रेन का पैटर है वो आ रहा है जिसकी वजह से मुझे वो याद आ रहा है। तो एक बार झट से पूरी कविता को झट से समझ लें। ये कह रहे हैं, इन कविता का, पूरे कविता का समरी ये है कि जब भी काले बादल आकाश में, जो तारों से भरी रात है उस आकाश में घुमड़ते हैं और लगता है कि रात जो है वो उदास होकर रो रही है, लेकिन जब मैं तकिए में, कॉटेज के बेड पे जब मैं तकिए पे लेटा तो मुझे इतना सुकून, इतनी खुशी मिली कि मत पूछो। और क्या हुआ कि जैसे जैसे बारिश का एक एक बूंद जब शिंगल पे आ रहा है, उस छप्पर पे गिर रहा है, और उसका साउंड जो है तो वो मेरे दिल में एक बहुत गूंज पैदा कर रहा है, और उस गूंज के साथ ढेर सारी कल्पनाएं पैदा हो जा रही हैं, कई सारी चीज़ें, यादें आ जा रही हैं, और मेरे सब पुरानी मेमोरीज़ वगैरह सब कुछ याद आने लग रहा है, और वो मेमोरी एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई सारे ताने बुने बुन रही है। फिर तीसरे स्टैंजा में समझाते हैं कि उन ताने बुनने में, वो जो कई सारी यादों के आने में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो याद है वो मेरी माँ का याद आ रहा है। और वो माँ जो बहुत बचपन में मुझे इस बारिश के टाइम में सुलाती थी, लोरी सुनाती, गाना सुनाती, जो भी जैसे भी सुलाती होंगी, और सुबह तक यानी पूरी रात उनकी बीत जाती थी इसी तरह के सपने देख देख कर। और ये सपने क्यों वो देख रहे हैं, ये बारिश का जो साउंड है, उनका सॉन्ग है छप्पर के ऊपर जो गिर रहा है, उस साउंड की वजह से इनकी माँ का वो चेहरा याद आ रहा है कि वो कितने प्यार से इनको देखती थी।
तो ये पूरी कविता का समरी है। अब आइए हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करें। इसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, ओनोमेटोपिया का यूज़ किया गया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट्स का यूज़ किया गया और राइमिंग स्कीम क्या है वो भी हम लोग देख लें। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन में साउंड एक जैसा मिलता है, याद रखिए, या लेटर्स एक जैसे मिलते हैं। तो एलिट्रेशन को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओके एक मिनट, सॉरी मैं फिर से इसको कर रहा हूँ, सॉरी, ओके अब ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एच और ह्यूमिड होवर, ठीक है, ये ह्यूमिड होवर। फिर यहाँ पर देखिए स्टारिस्फेयर्स वाला जो हिस्सा है, स्टारिस्फेयर्स, ठीक है। तो एक तरह के साउंड आ रहा है, ह्यूमिड होवर, स्टारिस्फेयर्स, ठीक है, ये एक जैसे साउंड है। और भी बहुत सारे जगह पर आप लोग प्रेस द पिल्लो, पी पी, तो पहले ह्यूमिड ह्यूमर, ह साउंड, स्टारिस्फेयर्स एस, स साउंड, प्रेस द पिल्लो, प साउंड, पी साउंड, ओके। उसी तरह दूसरे स्टैंजा में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो एलिट्रेशन को शो करती हैं। बिजी बीइंग, ठीक है, ये बिजी बीइंग यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर देखो यहाँ पर देयर एयर थ्रेड, ये वाला भी जो है एलिट्रेशन को शो कर रहा है। तो कविता में तीनों स्टैंजाज में बहुत जगह एलिट्रेशंस है, आप उस एलिट्रेशंस को देख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले वाले में भी मिलांकली डार्कनेस, जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, जो रात है, रात को एक पर्सन की तरह शो किया जा रहा है ना, कि वो दुखी होकर रो रहा है। जो बारिश है और रात में बारिश हो रही है, तो रात को एक पर्सन की तरह शो किया गया है, मिलांकली डार्कनेस, जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स। तो यहाँ पर कहना पड़ेगा कि इसको जब भी किसी चीज़ को एज अ पर्सन के तौर पर शो करना होता है तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उसी तरह 1000 ड्रीमी फैंसीज into busy being start and 1000 recollection weave their air threads into woof। तो ये जो पूरा पार्ट है, जो कल्पनाएं हैं वो बुन रही हैं, तो कोई कल्पना बुनने का मतलब इसको भी एक पर्सन की तरह पे शो किया गया है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। फिर है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है? ओनोमेटोपिया जब होता है कि जब तुम कोई साउंड वगैरह के बारे में बात करते हो कविता में, अगर साउंड वगैरह दिया जा रहा है, जैसे कि पैटर यहाँ पे साउंड दिया गया है, यहाँ पे टिंकल साउंड दिया गया है, तो जहाँ भी पैटर और टिंकल साउंड आ रहा है वो है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया साउंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कविता को सुंदर बनाने में काम करती हैं। फिर है ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स किसको बोलते हैं, आप इसको देख लीजिए। अब ये वर्ड जो है यहाँ पर मेलांकली, और यहाँ पर एक वर्ड है ड्रीमी फैंसीज। तो मेलांकली डार्कनेस, मेलांकली तो जो जैसे जब पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया तो जाहिर सा बात है ये एक पर्सन के अंदर होता है ना, मेलांकली, दुख, तकलीफ, पीड़ा, ये तो प्रकृति में नहीं होती, होता है पर्सन में। और यहाँ पे किसके लिए इंडिकेट किया गया? रात के लिए। तो अगर इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाए आपके डिवाइसेस में तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। और यहाँ एक और भी है, आप लोग याद रखिए, ड्रीमी फैंसीज। तो ड्रीमी कौन होते हैं? पर्सन लोग, व्यक्ति ड्रीमी होते हैं, फैंसीज तो ड्रीमी नहीं होती, तो इसको कहा जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। अब राइमिंग स्कीम की बात हम लोग कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे राइमिंग स्कीम, तो आप सबसे पहले आप लोग किस पे फोकस करें? राइमिंग स्कीम के पैटर्न पर फोकस करें। हूवर, स्फेयर्स, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड। तो इस बात को हूवर, स्फेयर्स, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर, हेड। तो ये एक तरह से क्या पैटर्न बनाते हैं? तो क्या क्या पैटर्न बनाते हैं? सॉरी ओके। तो पैटर्न बनाते हैं ए बी सी बी, ओके, डी ई एफ ई, यानी ये पैटर्न क्या बना हुआ है? याद रखिए, इस कविता को अगर आप लोग ठीक से देखेंगे तो पैटर्न हो जाएगा, पैटर्न है कविता का ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये पैटर्न है, ठीक है। होवर, स्फेयर,
ए बी, डार्कनेस वो सी, और टीयर्स तो स्फेयर्स के साथ टीयर्स मैच करता है, तो ए बी सी बी, पिलो बेड पैटर डेड, पिलो डी, फिर बेड ई, पैटर एफ, फिर हेड ई। तो ये पूरा का पूरा कविता में ये राइमिंग स्कीम है, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये राइमिंग स्कीम है इस पोम की। तो आई होप ये पोम आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, तो हैव ए नाइस डे।